है आरबीसी का। आगे बात करते हैं, कल ज्यादा तक पढ़ लिएगा, उससे आगे आते हैं, बात है गाउस का नियम, गॉसेस लॉ। इसके अनुसार ही फिर इसके आगे के जो जितने भी टॉपिक है बाकी सब डेरिवेशन पार्ट शुरू हुआ इसका, जो 4 मार्क्स में पूछ जाते हैं क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और सारे के सारे इसी से सॉल्व होंगे टोटल कंप्लीट। तो सबसे पहले गॉसेस लॉ की बात करते हैं। गॉसेस लॉ है क्या, कोई भी बंद भाग हो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू बताता है किसी भी पृष्ठ से। अब वो काल्पनिक बंद भाग ले सकते हैं, उसकी बात करें काल्पनिक बंद भाग का मतलब क्या होता है कि वास्तव में नहीं है वो, तो उसके एक कल्पना करके एक पृष्ठ को निर्मित कर लेते हैं और उसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है तो उसका ज्ञात किया जा सकता है। फ्लक्स का जो मान है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद भाग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान वहां उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी फाई की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फाई की वैल्यू आ रही है सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिख सकते हैं। तो अब इसी को हमने डेफिनेशन में लिया, फाई का मतलब फ्लक्स हम बात कर चुके हैं पहले, फ्लक्स की वैल्यू, सिग्मा का मतलब है टोटल कुल वैल्यू, कुल आवेश, और 1/ε0, या आप ये भी कह सकते हैं कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा हमने बात की क्या कह सकते हैं, सिग्मा q into 1/ε0, तो थ्योरेटिकली आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। नॉर्मली बुक्स में ऐसे लिख देते हैं कि कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो आ गई इसकी वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू। ये है गाउस का नियम। अगर गॉसेस लॉ पूछ रहा है तो ये बताना पड़ेगा। नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो पहले यही से शुरुआत होती है कि व्हाट इज गॉसेस लॉ, फिर आगे इसके जो एप्लीकेशन है 3-4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उनमें से कोई ना कोई एक पूछ लेते हैं। तो यहां से देखें इसे इक्वेशन फर्स्ट में दें। दूसरी बात, एक बात और हम पढ़ चुके हैं पहले, वो किसकी परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से। फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है E डॉट ds, या कंप्लीट लिखिए तो EDS cos थीटा लिख सकते हैं। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहां से दो इससे क्या लिख सकते हैं, 1/2 से ये लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा, या EDS इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखो। हम जब इस गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन यूज करेंगे तो इस वैल्यू का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन है इक्वेशन फॉर्म में, हमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी, इसके लिए फ्लक्स के फॉर्म में यानी सिग्मा q की फॉर्म में आवेशों को यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर देंगे, यानी हम इसका मतलब है तीनों वैल्यूज आपस में बराबर है, हम इन दोनों वैल्यूज का यूज करेंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये इक्वेशन, क्योंकि यहां से फाई इज इक्वल टू E डॉट ds आ रहा है, एक इक्वेशन अलग इसको करते हैं। दूसरी इक्वेशन फाई इज इक्वल टू ये आ रहा है, इसको अलग करते हैं। तीसरी इक्वेशन ये भी आपस में, यानी तीन वैल्यू आपस में बराबर है, तो इन तीन जो वैल्यूज होती है इक्वेशन फॉर्म में, तीन को तो यूज करते नहीं है। इक्वेशन में तो क्या होता है, दो ही पार्ट होते हैं, LHS और RHS। तो यहाँ इन दो पार्ट में ये दो पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आइए, महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको न्यूमेरिकल किस फॉर्म में है आपके पास, उसी फॉर्म का आप इसमें यूज कर लें। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देकर और एरिया देकर, एरिया में रेडियस दे देंगे तो आपको सर्कल दे देंगे या स्फीयर दे देंगे, इस तरह से वैल्यू दी जा सकती है। और फिर आपको प्लस पूछ लें तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, फाई इज इक्वल टू ds। अगर आपको सिग्मा q यानी चार्ज देकर फ्लक्स पूछ लें तो इक्वेशन फर्स्ट यूज करनी है। अगर आपको ये चार्ज देकर और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लें तो आपको क्षेत्रफल की फॉर्म दे रखी हो, तो इस तरह से इस इक्वेशन का भी यूज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू यूज करनी है, और क्या यूज होगी वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें क्या दे रखा है। तो आपको नॉर्मली अगर डिफाइन करना गॉसेस लॉ को केवल आप इतना ही बता सकते हैं, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा डेरिवेशन फॉर्म, उसको हमें
यहाँ से देखें, इसमें से इसकी मैंने परिभाषा लिखी तो क्या होगा, इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद भाग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान वहां कुल आवेश के 1/ε0 गुणा के बराबर होता है। तो आप इसमें केवल इक्वेशन ध्यान रखिए, उससे पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन यानी कि अनुपात के बराबर होता है, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो ये तो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखो न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब इस टॉपिक से क्वेश्चन ही आता है तो न्यूमेरिकल जरूर दे देते हैं, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ना कुछ इसमें से जरूर पूछ लिया जाता है। एक हमने जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस लास्ट चैप्टर में, तब हमने इसमें बात की थी आवेशों के बारे में। तो किसी भी बंद भाग में अगर आवेश उपस्थित है तो टोटल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का मतलब है कि जो सेम चार्जेस है उनको ऐड कर देंगे और जो अपोजिट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रिजल्ट है यानी प्लस प्लस के तो जोड़ देंगे, माइनस है तो उसमें से घटा देंगे। तो क्वेश्चन इस तरह के इसमें से पूछ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर इसके अनुप्रयोग की बात करेंगे। तो जब आपको नियम लिखना है इसको कोई भी एप्लीकेशन करने के लिए तो आपको केवल इतना ही लिखना है, बाकी इनका यूज जो है वो ये ध्यान रख सकते हैं कि अपना ये दो इक्वेशन और बन गई, इससे तो न्यूमेरिकल फॉर्म में इसका यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन जो है इस तरह के पूछ लेते हैं, इसके अंदर सिंपल कि अगर आपको ये देते ऐसे पूछ लिए दिए गए चित्र के अनुसार फ्लक्स का मान बताइए। और ये जो क्वेश्चन है वो उसमें भी आ जाता है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, तो उसमें 3 नंबर में डेरिवेशन प्लस 1 नंबर में न्यूमेरिकल डाल देते हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन अभी आया हुआ है कि यहाँ हमको दे दिए, यहाँ लिख दिए 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम। अब आपको इसमें बताना फ्लक्स कितना है। तो पहले अपने को क्या निकालना है, पहले सिग्मा क्यू निकालना है, टोटल चार्ज। तो उसके अंदर प्लस माइनस ही अपने को देखना है, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या सोल्व कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 करते हैं माइनस 1 करते हैं, कितना होगा 5 माइनस 1 4 माइक्रोकूलम आएगा। 2 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को वैल्यू पुट करते समय इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो माइक्रो को 10⁻⁻6 में कन्वर्ट कर देंगे, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। ये क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू है ये चार्ज की। अब देखो अपने को फ्लक्स बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं कोई नाम नहीं है, तो अपने को कौन सी फॉर्म यूज कर रही है, जो फर्स्ट फॉर्म जो बेसिक इसका लॉ है गॉसेस लॉ। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट phi इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की वैल्यू पुट कर दो 4 × 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। इस तरह से आप इसको फिर सिंपलीफाई कर लो, ऊपर ले जाओ और इसको डिवाइड करके पॉइंट के बाद एक दो डिजिट तक इसको सॉल्व कर लो। तो ये यहां से जो रिजल्ट आएगा वो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फ्लक्स का जो एक मात्रक है वो न्यूटन इनटू मीटर भी होता है। न्यूटन इनटू मीटर कैसे आता है कि phi इज इक्वल टू क्या है E डॉट ds है। E डॉट ds का जो मात्रक है फिर वोल्ट इनटू मीटर, न्यूटन मीटर नहीं वोल्ट इनटू मीटर। E का जो मात्रक है वो नॉर्मली न्यूटन प्रति कूलम लेते हैं, उससे हम इसका मात्रक लिखा था। और E का जो मात्रक है हमने बात की थी पहले कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, उसको हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो यहाँ से इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर और इसका जो मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये भी ध्यान रखना कि वोल्ट इनटू मीटर बच गया, वो भी इसका मात्रक आप इसमें लिख सकते हो वोल्ट इनटू मीटर, ये भी इसी का मात्रक है।
दूसरा, इसी डायग्राम को इस तरह से भी बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं इसमें, दिए गए चित्र में छायांकित भाग में फ्लक्स का मान बताइए। अब इस तरह से दे देंगे इक्वेशन कि एक ये भाग दे दिया और एक ये भाग दे दिया। यहाँ दे देंगे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ दे देंगे 3 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, यहाँ दे देंगे +2 माइक्रोकूलम, यहाँ दे देंगे +1 माइक्रोकूलम। इस तरह से वैल्यू दे देंगे और इसको कर देंगे छाया की। तब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि क्या पूछा है इसमें, ये ध्यान रखना है भैया, ये नहीं है सभी का टोटल कर दे। छायांकित भाग है तो इसके अंदर तो इस छायांकित भाग जो है, जो शैडो पार्ट है, इसमें जो चार्जेस लिखे हैं उन्हीं का प्लस माइनस करना है, इनका यूज नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये इस तरह के क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं। बुक में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, एग्जांपल भी है और चैप्टर में भी दे रखे हैं, एक्सरसाइज में भी, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं इसके अंदर। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, 0.03 मीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, गोलीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। और ये पूछ लिया साथ में, पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो ये एग्जांपल नंबर 2.6 है, इसको आप कर लें, आपको क्यू का मान दे रखा है और फ्लक्स बताना है। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जितना चार्ज दे रखा है उसमें एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर दो। एक बात इसे पूछी गई है, पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। अगर त्रिज्या दुगनी कर दें, जैसे मान लो ये इतना बड़ा गोला है, इसको हम इतना बड़ा गोला कर दें, तो क्या आवेशों के बारे में तो कुछ नहीं कहा, आवेश पहले भी उतना ही था अभी उतना ही है, इसलिए फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनडायरेक्टली फ्लक्स का जो मान है वो किस पे, ओनली चार्ज पे डिपेंड करता है, और अगर चार्ज की वैल्यू चेंज होगी तो ही फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, आप करके देख लेना। एक क्वेश्चन अपने सोल्व कर लेते हैं इसके अंदर। एग्जांपल नंबर 2.7 है, ये पूछा चित्र अनुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से परे कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। चित्र अनुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के सतह के पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से परे कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, कोई अर्धगोला है, ये इसकी सतह है, ये सतह का केंद्र है, और यहाँ पर कोई चार्ज रखा है Q, और अपन से पूछा है कि केंद्र पर है तो इसके अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर है, पृष्ठ से परित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक बात, ये केंद्र पर, गोले के केंद्र पर उपस्थित आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र इसके इधर
इधर इधर सब दिशाओं में क्या होगा, सब दिशाओं में बराबर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरा जो फ्लक्स की बात करें तो किससे निकलेगा, पूरे गोले से निकलेगा। एक बात तो ये, तो आधे गोले से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, आधा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, काल्पनिक बनाए तो पूरा, इसीलिए हमने काल्पनिक वर्ड का उसमें यूज किया, काल्पनिक बनाए तो पूरा पृष्ठ बनेगा इसके अनुसार, अर्धगोले के अनुसार। लेकिन इसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो किस में से पूछा गया है, गुजरेगा तो पूरे गोले में से, लेकिन पूछा किस में से है, अर्धगोले में से। तो अर्धगोले में से जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1/2 होगी। यानी यहां से क्या कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अर्धगोले का इसलिए हाफ हो जाएगी, आधा, 4 की काम आधा फ्लक्स ही जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू की वैल्यू क्यू ही दे रखा है यहाँ, और कोई आवेश है नहीं, तो क्यू अपॉन कितना आ जाएगा 2, इसका आधा कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। ऐसे कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन जो रहते हैं और वो पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे हैं इसके अंदर, उनको भी आप सोल्व करके देखें। बाकी चैप्टर के बाद में फिर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब इसके डेरिवेशन पार्ट में आते हैं, कुछ सोल्व करते हैं इससे संबंधित एप्लीकेशंस। जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, हमने एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है एनसीईआरटी का, ठीक है, ये जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसमें से जो और आरबीसी राजस्थान बोर्ड का जो है वो इस बार अगली बार तो यहाँ भी राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी आ जाएगा, इसीलिए हम दोनों को एक साथ लिख के चल रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर भी दिक्कत नहीं हो, ये वीडियोस नेक्स्ट ईयर भी काम आएंगी। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में दो बातें आई है, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फर्स्ट चैप्टर में हमने आरबीसी एनसीईआरटी में तो वही चल रहा है, आरबीसी में फर्स्ट चैप्टर में बात की थी द्विध्रुव के बारे में, तो उससे दो टॉपिक हमने पढ़े थे, अक्षीय रेखापुर तीव्रता और निरक्षीय, एक्सियल लाइन है इक्वेटोरियल लाइन, तो वहां जो है दो डेरिवेशन हो गए थे। अब इसके हम एप्लीकेशन सारे पढ़ेंगे, तो हमने ये मान के चले सारे महत्वपूर्ण है, उसके अंदर हम ये नहीं बता सकते कौन से, तो आपको सारी अच्छी तरीके से सोल्व करके प्रैक्टिस करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीसी हो, दोनों में ही इनमें से दो डेरिवेशन हो गए, इनके 3-4 डेरिवेशन इनके पढ़ेंगे, इसके जो एप्लीकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये जो चैप्टर चल रहे हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है। इससे पहले हमने जितनी भी बातें इसमें पढ़ी है, जैसे डेंसिटी के बारे में हमने बात की थी, चार्ज डेंसिटी, लीनियर और सरफेस, वॉल्यूम, उन सब में क्या था, उन सब में केवल बेसिकली कोई डेफिनेशन वगैरह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है वो ये है, और ये पार्ट इसका ये 2-3 दिन अब तक पूरा नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा इसके लिए। अब इसका हम एप्लीकेशन शुरू करते हैं गॉसेस लॉ की। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है कि इस जो लॉ हमने पढ़ा है, जो नियम हमने लिखा है, इसका कहां-कहां किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो इसके कई एप्लीकेशंस हैं जो हमारे सिलेबस में है, आरबीसी एनसीईआरटी दोनों में सेम है। पहला जो है इसका वो आता है किसी अनंत लंबाई के पतले रेखीय तार के कारण। रेखीय तार वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि उसकी जो मोटाई है दैट इज नेग्लिजिबल अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ वायर, इसलिए उसके लंबाई की तुलना में उसकी चौड़ाई न के बराबर है। तो हम वहां रेखीय का मतलब वन डायमेंशनल वैल्यू लेंगे, यानी रेखीय जो आवेश घनत्व है वो यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा की बात आ रही है इसलिए। तो इसकी हेडिंग लिख देता हूं मैं, इसकी हेडिंग है अनंत लंबाई के रेखीय समरूप आवेशित कह देते हैं इसमें, समरूप आवेशित चालक तार के कारण तीव्रता। तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to
a uniformly charged infinitely long straight wire. ये हमें सोल्व करना है। अनंत लंबाई के देखिए समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, डिफाइन द गॉसेस लॉ, पहली बात, फिर लिखा होगा आगे उसमें डेराइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर, ऐसे लिखते हैं। तो इसका और फिर बाद में पूछ लेंगे, ड्रॉ अ कर्व बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ कर्व भी बनाना है। ये दो तीन बातें इसमें पूछ लें, तो उसकी मार्किंग दे देंगे कि 1 मार्क्स का लो है और 2.5 का ये डेरिवेशन है और 1/2 का इसका कर्व है। तो ये सारी बातें अपने टुकड़ों में उसमें जो उसका मार्किंग है वो दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग अपना को इसको सोल्व करना है। अब देखो ये एज इट इज आपको दिया जाएगा और कोई सी भी टॉपिक को सोल्व करने के लिए पहले उस टॉपिक को हमें समझना जरूरी है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, दूसरी बात क्या क्या चीजें अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हमें लेकर चलती है, यानी हमें दे रखी है हमें उसको एज्यूम करना है वैसे वैसे। तो आपको क्या क्या दे रखे हैं, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई मतलब कितनी भी लंबाई हो सकती है, इनफाइनाइट लेंथ, अपने इनफाइनाइट इस पे एज्यूम नहीं कर सकते, तो अपने कितनी लेंगे, कोई भी लिमिटेड ले लेंगे, यानी जो बात लिमिटेड के लिए अप्लाई होगी वही उससे ज्यादा लेंथ हो जाएगी तो भी वही अप्लाई होगी, और उससे ज्यादा होगी तो भी वही अप्लाई होगी। तो एक तो आपको क्या माननी है, वायर एज्यूम करनी है। दूसरा इसके अंदर देखो लिखा है समरूप आवेशित, यूनिफॉर्मली चार्ज, हम पहले पढ़ चुके हैं समरूप आवेशित है, पास पास सतत आवेशित, तो उस पर आवेश वितरित करना है समरूप आवेशित, ठीक है। उसके बाद में फिर हम उसके कारण क्या निकालने ये बता। तो ये दो चीजें तो कंफर्म हो गई कि इसकी लेंथ l है, उस पे चार्ज है तो कुल चार्ज को q मान लेंगे। अब चार्ज आ गया, लेंथ आ गया, तो डेंसिटी आ जाएगी लैम्डा q बाय l। इसीलिए मैं कहा था डेंसिटी बहुत महत्वपूर्ण सब जगह से लेंगे। अब पहले तो हम इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं और फिर हम इसमें बात करते हैं आगे कि कैसे सॉल्व करना है। जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वही हमें एज्यूम करना है, वही उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना। तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि ये कोई कंडक्टर है, चालक वायर है, तार है कोई, और इस पर जो चार्ज है वो Q है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है, और इस पर टोटल जो चार्ज है वो कितना है, Q। अब देखो यहाँ देखें इसमें, तो इसमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर किसकी साइड होगा कि यहाँ से ऐसे एज्यूम कर लिए ये वायर है, ये वायर है, ठीक है। इस पे चार्ज स्फेरिकली है, ये सिलेंड्रिकली है, तो सिलेंड्रिकल है तो इसके सब तरफ इधर चार्ज, इधर सब तरफ चार्ज होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी सतह पर चार्ज होता है उसको सतह के लंबवत रेखाएं होती है, तो इधर बल रेखाओं की विशेषता में हमने बात की थी इसके बारे में। तो यहाँ से तीव्रता किधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो कितनी दूरी तक जाएगी इस तरह से तीव्रता, इसकी तीव्रता अनंत दूरी तक, हमें जितनी दूरी पर ज्ञात करना है वहां हम r मान लेंगे। दूसरी बात, ऐसे ऊंचाई में कितनी दूरी तक रहेगी, जितना ये तार है उतनी यहाँ है, तो यहाँ भी इधर इस तरह सब तरफ जाएगी तीव्रता, यहाँ कॉर्नर में है तो यहाँ भी क्या होगा, सब तरफ जाएगी। तो यहाँ देखें तो सेम डिस्टेंस अगर इधर ले उतनी डिस्टेंस यहाँ, उतनी यहाँ, सब पे क्या बढ़ जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल कितने बढ़ेंगे, जितनी इसकी लेंथ है उतनी क्या बढ़ते रहेंगे, इसके अंदर सर्कल बढ़ते रहेंगे। उन सर्कल के सरफेस को अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेलनाकार स्ट्रक्चर बन जाएगी, बेलनाकार स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो यहाँ से देखें तो तीव्रता जो है वो इस तरह से है, यहाँ से शुरू हो गए वो सर्कल नीचे तक, जहां तक जितने वायर वहां तक जाते रहेंगे। तो एक काल्पनिक बंदोबस्त जो हमने बात की थी अब यहाँ यूज कर रहे हैं कि वास्तव में तो बंदोबस्त नहीं है, वास्तव में तो क्या तीव्रता इसके अनंत तक जाती रहेगी,
ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ कम होती रहेगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। लेकिन यहाँ हमने क्या करेंगे, उसको कोई लिमिटेड डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, उतनी दूरी का मानेंगे, तो हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, एज्यूम करते हैं कि अगर इतनी दूरी पर ले तो इतनी दूरी का एक सिलेंडर बन जाएगा, बेलनाकार पृष्ठ बन जाएगा। तो इसका मतलब वो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, काल्पनिक बंद पृष्ठ का निर्माण होता है। अब देखो कैसे हो, अपने बात के लिए कैसे होगा, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से अगर यहाँ देखें, वैसे तो अपने इसी केवल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ ये 3D स्ट्रक्चर है, सिलेंडर एक बेलन, तो क्या होगा, ये 70 ऐसे है, 70 ऐसे। तो ये जो लाइन अपने ये खींच रहे हैं वो इधर भी है, इधर भी है, पीछे और उधर हम देख नहीं सकते। यहाँ से देखें तो इस पॉइंट से यहाँ जो चार्ज है उसके बाद क्या होगा, फील्ड लाइन से ऐसे जाएगी सभी दिशाओं में, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्कल बनेगा। इसी तरह से नीचे की तरफ भी वही बात है, वैसे जाएंगे, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक बंद पृष्ठ का इस तरह से निर्माण हो गया। इसमें हमने क्या कल्पना करी है, क्या एज्यूम किए हैं कि कोई चार्ज है, वो Q है, और वो कितने L लंबाई की तार पर समान रूप से वितरित किया गया है, ये हमने इसमें एज्यूम कर लिया। और इसमें हम काल्पनिक गाउसियन बंद पृष्ठ कह देते हैं, ठीक है, गाउसियन क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ, क्यों, क्योंकि गॉस का नियम इसमें यूज कर रहे हैं, इसलिए गाउसियन काल्पनिक बंद पृष्ठ है। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ इसके कितने भाग बन गए इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये पार्ट इसका अलग कंडीशन है, इस पार्ट में इसकी अलग कंडीशन अप्लाई होगी, इसमें अलग कंडीशन अप्लाई होगी। अलग कंडीशन आएगी कहां से, वो बात कर लेते हैं हम। उसके लिए जो हम अल्पांश लेंगे, अल्पांश स्मॉल एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि हमने पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला लिया था हमने फ्लक्स का I = E डॉट ds, उसमें हमने बहुत डिटेल से बात की थी इसकी, कि थीटा जो लेना है वो कहां से लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और जो हम एलिमेंट लेंगे उसकी डायरेक्शन के बीच में, उसके यूनिट वेक्टर के बीच में, या और एलिमेंट की डायरेक्शन की कैसे होती है, कोई भी पॉइंट जहां ले रहे हैं हम उससे परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ये बात हमने बहुत देर उसके अंदर की है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर अल्पांश ले रहे तो उसकी डायरेक्शन उस सतह के क्या होगी, लंबवत होगी। थीटा कहां एज्यूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ तीन भाग इसके हमने एज्यूम कर लिए, इसलिए तीनों भाग में क्या होगा, थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए हमें अलग अलग इनको सोल्व करना पड़ेगा। अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है कि सब में सिमिलरिटी आ जाए, सेम ही आ जाए, तो फिर अपने को उसके कितने भाग करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ऊपर का और नीचे का भाग तो सेम है, ये सर्कल बनता है, ये ऊपर की ओर बनता है, ये नीचे की ओर बनता है, कोई बात है। लेकिन बाकी जो पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा, देखो पहला पार्ट ये अलग हो गया, दूसरा पार्ट ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो यहाँ से बनेगा, जो बेलन बनेगा इतना इस तरह से, ये वाला पार्ट, तो पहला पार्ट ऊपर वाला, सेकंड पार्ट साइड वाला, थर्ड पार्ट नीचे वाला, तीन पार्ट हो गए। तीनों के लिए पहले अपने को थीटा निकालना है। क्यों निकालना है, क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्यों निकालना है। पहले तो हम क्या लेंगे, गॉस के नियम से, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या है, E डॉट ds लिख ले, और कंप्लीट वैल्यू लें तो इसे ऐसे ले लेते हैं, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से लिया था हमने, काल्पनिक बंद भाग लिया था, काल्पनिक बंद भाग, तो बंद भाग का मतलब अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्लोज पार्ट लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे, सर्कल का मतलब बंद भाग से अपने को इसको सोल्व करना है। बंद भाग का मतलब ये पूरा जो पार्ट है वो सारा बन गया बंद भाग। अब सबके अंदर थीटा अलग अलग है, तो हम खुले भागों में डिवाइड कर लेंगे। खुले भाग कितने, तीन हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों की सिचुएशन की हम साथ साथ बात कर लेंगे और साथ साथ इसको सोल्व करते हैं। तो सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब पहली बात तो यहाँ दिखाई दे रही है
कि सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है, टोटल चार्ज कितना है इसमें क्यू है, क्योंकि पूरी वायर के कारण ये एग्जाम सोल्व हो रहा है इसीलिए। तो एक बार तो ये आ गई कि यहाँ सिग्मा क्यू इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, क्यू पुट करना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ लैम्डा आवेश घनत्व की अगर बात करें तो लैम्डा यूज होगा क्यू बाय एल, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा एल। एक बात ये जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब ये भी हम पुट कर लेंगे। फिर अब सोल्व करने के लिए एज्यूम क्या करना है वो तो आप यहाँ लिख लेना कि माना कोई चालक तार, जो लिखा ये एज्यूम करना है, मैं बोल देता हूँ फिर भी आप लिख लेना। माना कोई चालक तार समरूप आवेशित है जिसकी लंबाई L है और इस पर Q आवेश समान रूप से वितरित किया गया है, जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। बस केवल इतनी बात हमें लिखनी है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ को तीन खुले भागों में विभाजित करते हैं। अब खुले भाग कौन से होंगे, इसमें भी वही बात लगेगी, इसका भी ईडीएस है, इसका भी ईडीएस है और इसका भी ईडीएस है। तो जो बंद भाग हमने सिंबल लिया था उसको क्या करेंगे, खोल देंगे। खोल देंगे तो तीन टुकड़े कौन से हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ईडीएस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट ईडीएस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्ट ईडीएस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एफ समीकरण। तो वो वैल्यू अपन यहां पुट करते हैं। तो थर्ड तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसके लिखेंगे फर्स्ट पार्ट ईडीएस को क्या लिखेंगे, ईडीएस cos थीटा, क्योंकि अपने को थीटा निकालना है, प्लस सेकंड पार्ट ईडीएस cos थीटा प्लस थर्ड पार्ट ईडीएस cos थीटा इज इक्वल टू y क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या करना है, इसे इक्वेशन अपने सेकंड ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है, थीटा की वैल्यूज पुट करनी है पहले तो। अब थीटा देखिए ध्यान से कैसे आएगा, इसी में मैं आपको बता देता हूं, इसी अकॉर्डिंग कि फर्स्ट पार्ट ये है, जो ऊपर का जो पार्ट है, ये रेड पार्ट अपना मार्क करगा, ये फर्स्ट पार्ट है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर 17 जा रहा है। अपन ने लिया एलिमेंट यहां, इसके सरफेस पे लेंगे एलिमेंट, सरफेस पे क्या होगा, डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन तो हो गई ये ब्लैक मार्क पे जो डायरेक्शन है, और ये फील्ड लाइन इधर आ रही है, तो थीटा की वैल्यू सिंपल दिखाई दे रहा है, कितना हो जाएगी 90 डिग्री। एक बात। दूसरी बात, जब अपने इस भाग में काल्पनिक सतह, ये भी क्या है, बेलनाकार है, यहां पर लेंगे कोई पार्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किधर आ रही है, बलरेखा यहां से इधर आ रही है। यहां पर लेंगे कोई सतह, उस पे एलिमेंट लेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी यहां पर लेंगे तो उसकी डायरेक्शन लंबवत किधर होगी, इधर ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किधर आ रही है, इधर ही आ रही है, दोनों क्या हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तीसरी बात, जो नीचे का पार्ट है वो सेम ऊपर की तरह ही है, इधर की बात करें तो फील्ड लाइंस तो यहाँ ऐसे ही है सब तरफ, और थीटा अगर यहाँ लें तो उसका परपेंडिकुलर किधर है, नीचे की तरफ, तो ये स्थिति आ जाएगी, ये स्थिति है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी थीटा कितना होगा, इसके और इस उंगली के बीच में 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में जो है यहाँ देखें तो यहाँ थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। कैसे आएगा, ये तो हो गया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एलिमेंट यहाँ लेंगे ds, तो ds की डायरेक्शन हो जाएगी ये, तो यहाँ कितना बना 90 डिग्री। सेकंड पार्ट में बात करें, ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है, यहाँ हमने ds लिया तो ds की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ये। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है, तो E भी इधर है और ds भी इधर है, तो थीटा यहाँ कितना बढ़ेगा 0 डिग्री। तीसरी बात, इसके अंदर देखें तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये ds हो गया, ठीक है। यहाँ थीटा कितना बढ़ेगा 90 डिग्री, तो यहाँ थर्ड पार्ट के अंदर आ गया थीटा 90 डिग्री। ये बात अपने को इसके अंदर डेरिवेशन में बताना है, क्योंकि 4-5 नंबर में आएगा तो अपने को हर चीज के बारे में इसके अंदर बताना है, कौन सी वैल्यू कहाँ ली गई है। तो आपको क्या बताना है कि पृष्ठ 1 में, इन सरफेस फर्स्ट पृष्ठ 1 में क्या है, E व ds लंबवत है, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री,
और cos 90 बराबर 0। तो इसके इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट पार्ट में cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो 0, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट में 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। दूसरी बात फर्स्ट सेकंड की बात करें हम, फर्स्ट सेकंड में ई व ds समांतर है, अतः थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहां इसकी जगह रख देंगे 1। फिर थर्ड बात तीसरे प्रश्न में, प्रश्न 3 में ई व ds फिर लंबवत है, नीचे वाले भाग पे बात कर ली हमने, तो यहाँ पर भी अतः थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 इज इक्वल टू 0। अब ये बातें सारी रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखें तो फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, सेकंड पार्ट में रख दिया हम e ds cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इज प्लस थर्ड पार्ट 0 हो गया इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन किसके, जिसके साथ d लगा रहता है, ठीक है, स्मॉल पार्ट होता है, उसी का टोटल निकालना है। तो स्मॉल पार्ट किसका लिया, एलिमेंट का लिया, इसलिए इसके ds के रिस्पेक्ट में क्या करना है अपने को, यानी सरफेस के क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन कैसे करना है, टोटल वैल्यू निकालनी है। जब कोई वैल्यू दे रखी है फॉर्मूला फॉर्म में, तब तो अपने उसको सोल्व कर लेंगे। अगर अपने को स्ट्रक्चर फॉर्म है तो अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका टोटल सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम इस बात की। तो इसका बेसिक भी आप ध्यान रखना कि अगर ये देखना है कि लंबाई के अनुसार है, dl लिखा है तो इसका मतलब लंबाई के अनुसार है। तो अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है वृत्त की परिधि पर, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो वहां कुल लंबाई क्या होगी, जो वृत्त का पूरा चक्कर है वही कुल लंबाई हो जाएगी। तो उसका सिंपल टोटल मतलब हम देख लें कि इसका टोटल क्या होगा 2πr। अब यहाँ क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कौन से पार्ट का, सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट कौन सा, ये साइड वाला यानी ये वाला, और ये क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो ये क्या है बेलन का ऊपरी भाग और ये नीचे का भाग है। तो बेलन में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसको और इसको और इसको तीनों को जोड़ देते हैं 9 10 में। और ये जो सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πrh, ठीक है, 2πrh होता है। h की जगह अपने लंबाई l ले रखी है तो क्या हो जाएगा 2πrl हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल का टोटल मान है और क्षेत्रफल का टोटल हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला जो है वो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या क्या बात यूज करनी है, एक बात तो ये यूज करनी है कि इंटीग्रेशन, इसको लिख लें कि e बाहर निकालने, अपने को क्या लेना है सेकंड पार्ट का ds लेना है। तो दूसरी बात यहाँ से q इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, q इज इक्वल टू लैम्डा l पुट कर सकते हैं, जो हमने ऊपर बात कर रखी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा लैम्डा l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड के अंदर अपने को वैल्यू पुट करनी है ds का, ठीक है सर। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसमें ds की जो वैल्यू है इस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2πrl, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब समीकरण किससे, 3 से, बाय इक्वेशन थर्ड। अब देखो अगर वैसे हम इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ इस वैल्यू की 0 हो गई, लेकिन अगर हम इस वैल्यू की जरूरत पड़ती तो यहाँ से ds इसका क्या आता है, ये कौन सा पार्ट है ऊपर का, सर्कल पार्ट है, तो इसका ds आता πr²। इसका ds निकालना तो क्या आएगा πr²। नेक्स्ट आगे हम एक स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, एक प्लेन शीट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्फीयर यानी गोले का क्षेत्रफल निकालना तो क्या होता है 4πr², तो डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे 4πr²। तो वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे, अगर स्ट्रक्चर जैसी है उसी के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू इसमें यूज करनी है। या इसका सरफेस है सिलेंडर का, तो सरफेस का फॉर्मूला यूज कर लें, इसमें वैल्यू पुट कर दें e मल्टीप्लाई या देगा 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन
नोड। अब ये L से L कैंसिल आउट हो गया और ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई r इनटू एप्सिलॉन नॉट लिख दो, एक तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं इसे। ये तो डेरिवेशन हो गया पूरा। अब देखो इसमें यहाँ से ग्राफ पूछते हैं, तो ग्राफ किसमें रिलेशन आता है, यहाँ आपको रिजल्ट लिखना है इसका कि समीकरण 4 अनंत लंबाई के रेखीय समरूप आवेशी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को व्यक्त करती है, यानी दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज अलोंग स्ट्रेट वायर। अब अपने को क्या बताना है, इसके अंदर ग्राफ बताना है, तो E व R में ग्राफ, E व R में एक पे R ले लो और इधर ले लें E। यहां ग्राफ की बात करें तो क्या है, E जो है यहां से क्या दिखाई दे रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, व्युत्क्रमानुपाती है R की। तो इसका मतलब R का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये ग्राफ, अब देखो इसमें लैम्डा भी आ रहा है, अगर बाई चांस ये पूछ ले कि आवेश घनत्व पे कैसे निर्भर करता है, तो अगर आपको कहते हैं ये तो E बार में ग्राफ, अगर आपको कहते हैं E व लैम्डा में ग्राफ बताओ, ग्राफ का मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन का मतलब कि वो उसके वैल्यू के बढ़ने से उस वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरी वैल्यू पे। अगर सामने लिखी है तो इसका मतलब समानुपाती डायरेक्टली, समानुपाती मतलब समान अनुपात में परिवर्तन, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। सामने लिखे होगा ऐसे समझ ले, ऐसे ध्यान रखो, सामने लिखे मतलब समान अनुपात में परिवर्तन, समानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा परिवर्तन, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। तो यहां से इसमें देखें तो सामने लिखा है लैम्डा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो यहां से क्या होगा, समानुपाती होगा, ये बढ़ते हुए तो ये शो कर रहा है कि समानुपाती लैम्डा। ये तो गया इसका कंप्लीट डेरिवेशन। एक बात इसके अंदर और बड़े बात कर लेते हैं कि अगर आपको वैल्यू लैम्डा की दे रखी हो, आर की दे रखी हो, तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला रख के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा इसको चेंज करके पूछ सकते हैं, या लैम्डा और आर दे रखा हो तो भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला चेंज कर लो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर हम इसको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो 8.85 × 10⁻12 ये वैल्यू होती है, लैम्डा की कुछ वैल्यू दे देंगे, आर की कुछ वैल्यू, वो सारे रख के सॉल्व करोगे। ज्यादा बेटर है कि हम इसे एप्सिलॉन को हटा सकते हैं, कैसे, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है k, जिसकी वैल्यू होती है 9/10⁻9, उसी फॉर्म में आपको वैल्यू दी जाएगी, यानी जो बहुत बड़ी कैलकुलेशन गुणा भाग होगा वो बिल्कुल खत्म होके ऐसा होगा कि हमें वहां कोई ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, ऐसी वैल्यू होगी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगी और हम माइंड में उसका मल्टीप्लाई डिवाइड करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं समीकरण 4 से बाय इक्वेशन 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E = 2 लैम्डा और ये अपॉन में इसको लिख दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 × 2 4 हो गया, इनटू r, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता है क्या होता है, k होता है, और k की वैल्यू होती है 2×10⁻9, न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बात। अब यहां से देखिए इसकी जगह तो k रख दें, E = क्या आ जाएगा, k × 2 लैम्डा अपॉन r। अब देखो r की वैल्यू ऐसे दे दी जाएगी कि वो k से 9 से कैंसिल आउट हो, 30 सेंटीमीटर दे दिया तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू ऐसी सिंपल दे दी जाएगी, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इसमें कन्वर्ट करके फिर आप उसका यूज करें, इस फॉर्मूले का यूज ना करें, कैलकुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा होगी और यहाँ बिल्कुल ही नहीं होगी, यानी जो काम 5 मिनट में होगा वो यहाँ 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, आगे जो हम कल बात करेंगे इसके अंदर आगे के टॉपिक, इसके और भी एप्लीकेशंस है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन किया हमने, इसके अलावा 4 एप्लीकेशन और है शायद, इसके देख लेंगे जितने भी होंगे सारे अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करें और पीछे का पहले रिवाइज कर लें। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो वो डे 1 से इसको देखना शुरू करें, क्लासेस को डे वाइज YouTube पर ये अपलोड कर दी जाती है डेली, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जैसे अपलोड की जाए तो आपको वैसे खुद को ही पता चल जाए, ये नहीं देखना पड़ेगा कि अपलोड हुई है या नहीं हुई या कितने बजे होगी। नॉर्मली वैसे टाइम फिक्स कर रखा है, सुबह 9 बजे अपलोड की जाती है,
9 बजे से कभी 10-15 मिनट पहले भी हो जाती, हो सकता है 10-15 मिनट लेट भी हो जाए, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको वो भी इतना टेंशन नहीं रहेगी कि है या नहीं है। बाकी फेसबुक पेज पर भी इसका लिंक डाल दिया जाता है, फिजिक्स बाय अनिल सग्रवाल के नाम से फेसबुक पेज है। तो जो भी नए जुड़ते हैं वो स्पेशली डे 1 से शुरू करें, तो चैप्टर 1 कंप्लीट होगा तो चैप्टर 2 में आएंगे, डे वाइज चलोगे तो समझ में आता रहेगा। तो बीच में देखेगा तो उसको पता ना हो सकता है दिक्कत रहे बहुत ज्यादा, इसलिए हमेशा डे वाइज ही चले, पिछली क्लास करके फिर नेक्स्ट क्लास में पहुंचे। तब तक पढ़ते रहिए, बाकी बातें कल की क्लास में होंगी।